फरवरी 2004 अपने दोनों बेटों की शादी में सुब्रत रॉय ने ऐसी धूम मचाई जिसकी आवाज पूरी दुनिया ने सुनी। क्या फिल्म स्टार्स, क्या क्रिकेटर्स, क्या पॉलिटिशियन, देश भर के 11,000 वीआईपी उस रात लखनऊ के सहारा सिटी में झूम नाच रहे थे। शादी ऐसी कि अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी खुद गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। ये इवेंट सिर्फ वर्ल्ड की सबसे महंगी शादी ही नहीं बल्कि सुब्रत रॉय की वेल्थ, पावर, करिश्मा और लार्जर देन लाइफ एम्बिशंस का सबसे बड़ा गवाह बन गया। लेकिन उस वक्त सुब्रत रॉय को भी ये नहीं पता था कि ठीक 19 साल बाद जब वो अपनी आखिरी सांस लेंगे तो वो ही दोनों बेटे जिनकी शादी में उन्होंने 550 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए उनके साथ नहीं होंगे। इस 19 सालों में ऐसा क्या हो गया कि जिस सुब्रत रॉय पर पूरे देश ने भरोसा किया वो उसी देश में मोस्ट हेटेड पर्सन बन गए। जिनका पेमेंट नहीं हुआ उतना पैसा इनके पास है, आपको पेमेंट नहीं करना है, आप पेमेंट करना से भी। आइए जानते हैं सुब्रत रॉय सहारा के इन्वेस्टर्स और उनके पैसों की पूरी कहानी अगले कुछ मिनटों में। दोस्तों, ये जो पेपर आप देख रहे हो 2019 में मेरे पापा ने सहारा में 23,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। ये उसकी रिसिप्ट है, इस होप में कि कुछ सालों में ये पैसे बढ़कर मिलेंगे। हालांकि इसका क्या हुआ वो मैं आगे बताऊंगा, बट मेरे पापा की ही तरह देश भर में करोड़ों लोगों ने सहारा पे भरोसा किया और भरोसे की ये कहानी 1-2 साल नहीं बल्कि 40 साल पहले स्टार्ट हुई थी। बात 1970s की है। सुब्रत रॉय जब सिर्फ 30 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी। इसी वजह से फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आ गई थी। चूंकि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही अच्छी नहीं थी, इसीलिए सुब्रत रॉय ने कई बिजनेसेस ट्राई किए पर कहीं सक्सेस नहीं मिला। कंडीशंस इतनी बुरी हो गई थी कि एक टाइम पर इनके पास सिर्फ 2,000 रुपए बचे थे और उन्हें अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक बेचनी पड़ गई थी। और इसी सिचुएशन की वजह से एसबीआई में एक बार उन्होंने 5,000 के लोन के लिए अप्लाई किया था, बट वो रिजेक्ट हो गया। और यही इंसिडेंट वो टर्निंग पॉइंट बना जहां रॉय ने खुद की फाइनेंस कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। 1978 में सिर्फ एक लैम्ब्रेटा स्कूटर, एक प्यून, एक क्लर्क और गोरखपुर के एक छोटे से कमरे से रॉय ने सहारा की शुरुआत की। रॉय ने इंडियन बैंकिंग सेक्टर में एक मैसिव गैप नोटिस किया। दरअसल उस वक्त बैंकिंग जैसी बेसिक सर्विस भी सिर्फ शहरों के अमीर लोगों तक लिमिटेड थी और देश की 90% पॉपुलेशन जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, फार्मर्स, डेली वेज वर्कर्स, छोटे बिजनेस ओनर्स, ये सब अपनी थोड़ी थोड़ी कमाई को सेव और इन्वेस्ट करना चाहते थे। लेकिन उनके लिए बैंक्स के दरवाजे जैसे कभी खुले ही नहीं थे, क्योंकि ये सारे लोग छोटे छोटे अमाउंट में डिपॉजिट करते थे जो बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं थे। सुब्रत रॉय को यहीं पर उनके कस्टमर्स मिल चुके थे और इन कस्टमर्स को अपना बनाने के लिए रॉय ने 4 पावरफुल फ्रेमवर्क्स पर सिस्टमेटिकली काम करना चालू कर दिया। सबसे पहला, रॉय ने पर्सनली डोर टू डोर मनी कलेक्ट करना चालू कर दिया। ये एक ऐसी सर्विस थी जो उस वक्त बैंक्स के मॉडल का हिस्सा कभी नहीं रही थी। बाद में उन्होंने इसी सर्विस को स्केल करने के लिए ट्रेंड एजेंट्स हायर किए जो कमीशन बेस्ड सिस्टम पर काम करते थे। दूसरा मूव ये था कि उस वक्त जहां बैंक सिर्फ पीरियडिकली डिपॉजिट लेते थे, रॉय ने 1 रुपए जितनी छोटी अमाउंट भी पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना चालू कर दिया और वो भी डेली बेसिस पर। तीसरा, रॉय ने लोगों को काफी हायर रिटर्न्स प्रॉमिस किए क्योंकि गांव खेरों में लोग 1 रुपए भी काफी सोच समझकर खर्च करते थे। इसीलिए अगर उनसे पैसे निकलवाने हैं तो काफी ल्यूक्रेटिव प्रॉमिस करने होंगे और रॉय ने यही किया। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, सुब्रत रॉय जानते थे कि हर किसी को अपनी लाइफ में एक सपोर्ट की जरूरत होती है और किसी भी इंसान का सबसे बड़ा सपोर्ट उसका परिवार होता है जो उसके टफ टाइम में हमेशा उसके साथ खड़ा होता है, जिसपे लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। इसीलिए कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने सहारा को कोई कंपनी नहीं बल्कि परिवार के रूप में लोगों के बीच स्टेब्लिश करना चालू कर दिया और अपनी कंपनी का नाम भी उन्होंने सहारा इंडिया परिवार रख दिया और खुद को किसी कंपनी के सीईओ या डायरेक्टर नहीं बल्कि उस परिवार के गार्जियन यानी सहारा श्री के रूप में स्टेब्लिश करना चालू कर दिया। देखते ही देखते 2004 तक सहारा के पास 6 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिटर्स आ चुके थे। ये एक ऐसी ग्रोथ थी जिसे देखकर कोई भी कंपनी खुद को अनबीटेबल समझने लगे। लेकिन रॉय के बिजनेस मॉडल में शुरू से ही एक भारी कमी थी और वो ये थी कि रॉय पैसा जमा करना तो जानते थे पर उन पैसों को वापस कैसे देना है ये उनके मॉडल से शुरू से ही मिसिंग पीस था और यही एक कमी आगे चलकर उनके पूरे एम्पायर को हिला देती है। देखिए होता क्या है, बैंक्स या किसी भी तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोगों से पैसे लेकर आरबीआई डिसाइडेड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आगे इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे कांस्टेंट इनकम जनरेशन तो चलता ही रहे,
साथ ही रिस्क फैक्टर भी मिनिमाइज हो सके। लेकिन सहारा पर उस वक्त किसी भी तरह की कोई रेगुलेटरी बैरियर नहीं थी, इसीलिए सुब्रत रॉय ने लोगों के पैसों को अपनी मर्जी से अलग अलग बिजनेसेस में लगाना चालू कर दिया। ऑन पेपर ये सारे बिजनेसेस अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल तो थे, बट एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए काफी रिस्की थे, क्योंकि इन बिजनेसेस में हाई कैश की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली बनी रहती थी और ये सारे बिजनेसेस इंस्टेंटली प्रॉफिटेबल भी नहीं थे। इसीलिए अगर कोई डिपॉजिटर मैच्योरिटी पूरी होने पर अपने पैसे क्लेम करते तो उनके सामने और बड़े ल्यूक्रेटिव ऑफर्स रख दिए जाते थे। उनका मॉडल बड़ा सिंपल था। करंट स्कीम में आपका पैसा 2 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है और अगर आप सेम स्कीम को कंटिन्यू रखते हो तो अगले 4 सालों में आपका पैसा और 3 गुना हो जाएगा। इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स मान भी जाते थे। फिर अगले मैच्योरिटी पर फिर इससे भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर, और ऐसा चलता गया और सुब्रत रॉय के पास पैसा आता गया। और इन पैसों से सुब्रत रॉय ने होटल्स खोले, एयरलाइंस खोली, मीडिया कंपनीज खोली, इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदी, टाउनशिप्स लाइक एम्बे वैली प्रोजेक्ट बनाई और यहाँ तक कि अपने और सहारा के एम्प्लॉयज के लिए 170 एकड़ में लखनऊ में पूरी सिटी बना ली। और उसी सिटी में उस वक्त की देश की सबसे महंगी शादी हुई, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रो में बताया था। सुब्रत रॉय ये सब कर पा रहे थे क्योंकि इस तरह की बैंकिंग पर आरबीआई का कोई खास रूल्स नहीं था। आरबीआई भी ये चाहता था कि जो बैंकिंग उस वक्त सिर्फ रिच लोगों के लिए एक्सेसिबल थी, अगर वो लेस रेगुलेशंस के साथ गांव खेड़ों तक पहुंच जाए तो इसमें दिक्कत ही क्या है। लेकिन आरबीआई को इसका अंदाजा भी नहीं था कि सहारा एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसी लेस रेगुलेशन को वो लूप होल के फॉर्म में एक्सप्लॉइट करेगी। पर ऐसा कब तक चलता? आरबीआई के पास पहले से ही सहारा डिपॉजिटर्स के कंप्लेन आ रहे थे। अब आरबीआई ने खुद भी इंस्पेक्शन चालू कर दिया और इंस्पेक्शन कंप्लीट होते ही जो बातें सामने आई वो काफी शॉकिंग थी। जैसे कि सहारा केवाईसी जैसी बेसिक नॉर्म्स भी फॉलो नहीं कर रही थी। अनक्लेम्ड डिपॉजिटर्स के नंबर्स लाखों में थे। मैच्योरिटी पूरी होने पर सहारा अपनी तरफ से डिपॉजिटर्स को नोटिफाई तक नहीं कर रहा था। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वायलेशंस जैसी टोटल 28 वायलेशंस को लेकर 2008 में आरबीआई ने सहारा की सबसे मेन कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIFPL को सीधे सीधे कम्प्लीटली बैन करने का नोटिस ठोक दिया। सहारा ने पूरी ताकत लगाई, कई क्लोज डोर मीटिंग्स किए, नेटवर्क और कनेक्शंस भी कोई काम ना आया क्योंकि मामला करोड़ों लोगों से जुड़ा था। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद फाइनली सहारा को सारे डिपॉजिट्स निपटाकर 2015 तक SIFCL को पूरी तरह वाइंड अप करने का ऑर्डर मानना ही पड़ा। 30 साल पुराना बिजनेस खत्म हो चुका था। कोई और होता तो हार मान लेता, बट सुब्रत रॉय को पैसे से ज्यादा दूर नहीं रखा जा सकता। पैसा आने का एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा दरवाजा उन्होंने पहले ही खोल लिया था। वो साल 2010 था जब सहारा ने अपनी एक कंपनी सहारा प्राइम के आईपीओ के लिए सेबी में अप्लाई किया। देखिए, जब भी कोई कंपनी खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहती है तो सबसे पहले उसे आईपीओ लाना पड़ता है और सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इन सारी चीजों को रेगुलेट करती है। आईपीओ के लिए एक कंपनी को अपनी हर डिटेल रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट में बिना छुपाए, बिना तोड़ मरोड़ के सेबी के पास रखनी पड़ती है। रॉय को लगा ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, बट सारा खेल यहीं से बदलने वाला था। एक्चुअली उस रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के 640 पेज में कुछ ऐसा लिखा था जिसने आगे जाकर पूरे सहारा एम्पायर की नींव हिला दी। उस डॉक्यूमेंट में साफ लिखा था कि सहारा की 2 कंपनी SIRECL और SHICL का इनकम टैक्स से कोई बड़ा इशू चल रहा है और यहीं से सेबी ने इन दोनों कंपनी को इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया। और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पता चला उससे सेबी स्टन्ड रह गया। एक्चुअली सहारा ने OFCD के थ्रू पब्लिक से 24,000 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए थे। OFCD का मतलब एक लाइन में समझना हो तो आप कंपनी को पैसे देते हो और फिक्स पीरियड के बाद आपके पास 2 चॉइसेस होती है, या तो अपना पैसा बढ़ती हुई वैल्यू के साथ वापस ले लो या फिर उसी पैसे से कंपनी की इक्विटी खरीद लो। सेबी के लिए ये शॉकिंग इसीलिए था क्योंकि जब भी कोई कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से मनी रेज करती है तो उनको सेबी को इन्फॉर्म करना होता है और फिर आईपीओ लाकर स्टॉक मार्केट के थ्रू ही कोई भी कंपनी पब्लिक से मनी रेज कर सकती है। पर्सनल लेवल पे इतने बड़े अमाउंट में मनी रेज करना ना सिर्फ इलीगल था बल्कि आइडियली फिजिबल भी नहीं था। इसीलिए 2011 में सेबी ने सहारा को पूरे 24,000 करोड़ रुपए 15% इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टर्स को वापस करने का ऑर्डर दे दिया। सहारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के ऑर्डर को कंटिन्यू रखा। साथ ही 10 दिन के भीतर सहारा को इन्वेस्टर्स की सारी इन्फो सेबी को देने को कहा। अब इन्वेस्टर्स की सारी इन्फॉर्मेशन सहारा ने कोई डिजिटल फॉर्मेट में नहीं बल्कि 127 ट्रकों में भरकर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में भेजे। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना एक चैलेंजिंग टास्क था।
इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करने के लिए सेबी ने एक दूसरी कंपनी को हायर किया, जिसमें अलग से 40 करोड़ लग गए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सहारा को 24,000 करोड़ रुपए 3 फेज में सेबी के पास रिटर्न करने थे, जिसमें 5,000 करोड़ तो सहारा ने इमीडिएटली रिटर्न कर दिए, लेकिन आगे का अमाउंट रिटर्न करने को सहारा रेडी ही नहीं हो रही थी। इस बीच एक तरफ जहां सुब्रत रॉय पर फ्रॉड केस चल रहा था, दूसरी तरफ वो लखनऊ के एक स्टेडियम में अपने 1 लाख एम्प्लॉयज के साथ नेशनल एंथम गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहे थे। साथियों, अपने इस दुनिया के सबसे बड़े परिवार के माननीय मुख्य अभिभावक माननीय साराशी महोदय तशरीफ ला रहे हैं। साराशी, भारत माँ की, भारत वर्ष की। क्योंकि रॉय को लगता था पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए सरकार देशभक्ति का चूरन बेचती है। बस पब्लिक बेवकूफ बनती है क्योंकि पब्लिक को चूरन पसंद है। लेकिन ये सब कुछ काम न आया। फाइनली बचे हुए 19,000 करोड़ रुपए रिटर्न न करने की वजह से सुब्रत रॉय को 28 फरवरी 2014 को अरेस्ट कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा की प्रॉपर्टी सीज करने का ऑर्डर दे दिया, बट अभी भी सहारा का एंड नहीं हुआ था। ट्विस्ट तो अभी भी बाकी था। इधर जहां सबका ध्यान सेबी वाले केस पर था, उधर कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू सहारा ने एक और तरीके से मनी कलेक्ट करना चालू कर दिया था और 2022 तक 10 करोड़ से भी ज्यादा डिपोजिटर से 86,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर चुके थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी असल में एक फाइनेंशियल कंपनी ही होती है, बट एक सोसाइटी के फॉर्म में काम करती है, जहाँ लोग पैसा डिपॉजिट करते ही उस सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं और उन पैसों पे अच्छी रिटर्न तो मिलती ही है, उसके अलावा एक कम्युनिटी के रूप में बल्क में चीपर प्रोडक्ट्स, मेडिकल सपोर्ट जैसी बेसिक हेल्प भी मिलती है। सहारा ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का रास्ता इसीलिए चुना क्योंकि न आरबीआई इसे कंट्रोल करती थी, न सेबी। इसका सारा रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के हाथ में था और सुब्रत रॉय के पॉलिटिकल कनेक्शंस तो थे ही, लेकिन इस केस में भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के पास नॉन पेमेंट को लेकर काफी कंप्लेन आ रहे थे। ऊपर से सहारा की कई सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी लीगल डिस्प्यूट में चल रही थी। इसीलिए रिस्क फैक्टर को देखते हुए कोर्ट के ऑर्डर के बाद फाइनली 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बिजनेस को भी बैन कर दिया। उधर सेबी वाले केस में अब तक सहारा की प्रॉपर्टीज सीज कर लगभग 25,000 करोड़ रुपए जमा कर लिए गए थे और जो फिजिकल डॉक्यूमेंट सहारा ने 127 ट्रक में भरकर सेबी को दिए थे, वो डिजिटाइज करने के बावजूद सेबी अभी तक इन्वेस्टर्स को ना के बराबर रुपए रिटर्न कर पाई थी, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग ज्यादातर डिपोजिटर्स के पास कोई खास प्रूफ बचे ही नहीं थे जिससे वो अपने रुपए क्लेम कर सकते। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में ऐसा नहीं था। यहाँ डिपोजिटर्स के प्रॉपर डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन थे और प्रूफ ऑफ डिपॉजिट के रूप में मेंबरशिप नंबर के साथ साथ प्रॉपर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिए गए थे और इसी सर्टिफिकेट को ही मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सेबी ने जो सहारा की प्रॉपर्टी सीज कर 25,000 करोड़ रुपए जमा किए थे, उनमें से 10,000 करोड़ सीआरसीएस मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दिए गए। सीआरसीएस ने 2023 में सारे कोऑपरेटिव डिपोजिटर्स के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जहां डिपोजिटर्स प्रूफ सबमिट करके अपने पैसे क्लेम कर सकते हैं और अभी तक 35 लाख कोऑपरेटिव डिपोजिटर्स को 6.8 थाउजेंड करोड़ रिफंड किए जा चुके हैं। हालांकि ये अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि 10 करोड़ से भी ज्यादा डिपोजिटर्स को मनी रिफंड करना अभी भी बाकी है। नवंबर 2023 में सुब्रत रॉय की डेथ हो जाती है। उनके डेथ के बाद उनके दोनों बेटे और वाइफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है, जो सालों से इंडिया से बाहर है। आज सहारा में सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि एक तो उनपे मल्टीपल केसेस चल रहे हैं और उन केसेस में मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट, कोर्ट्स और एजेंसीज को एक कॉमन चैनल पर आकर एक प्रॉपर मीडिएटर के थ्रू मिशन मोड में काम करने पर ही इन्वेस्टर्स और डिपोजिटर्स के पैसे अगले कुछ सालों में मिल सकते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट के पास आज नहीं तो कल सहारा की प्रॉपर्टीज बेचकर सारे पैसे आ जाएंगे, बट वो इन्वेस्टर्स और डिपोजिटर्स तक शायद ही कभी पहुंचेंगे। दोस्तों, सहारा की स्टोरी सिर्फ सुब्रत रॉय की नहीं बल्कि 90% भारत के उस हिस्से की कहानी है जिसको 50 साल तक बैंकिंग से सिर्फ इसीलिए दूर रखा गया क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सुब्रत रॉय को ये पता था, जहाँ लोग 1 रुपए देने से पहले भी कई बार सोचते हैं अगर उनसे पैसे निकलवाने हैं तो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स ही प्रॉमिस करने होंगे, और ऐसे रिटर्न्स जो रॉय क्या कोई भी किसी भी बिजनेस में शॉर्ट टाइम में कंटिन्यूसली अचीव नहीं कर सकता। और इसी अनएक्सपेक्टेड रिटर्न की वजह से सहारा एक ऐसी लूप बन गई जिसमें पैसे आने के तो रास्ते थे लेकिन निकलने के नहीं, और उसी लूप में सहारा के इन्वेस्टर्स, सहारा के एम्प्लॉयज और सहारा के एजेंट्स आज भी फंसे हुए हैं।